हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज से हम लोग एक नए सब्जेक्ट का शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है सर्वेइंग। तो पहले तो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम पास किया या फिर बहुत अच्छा सा आपका एग्जाम गया हो सकता है कि आप अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हो। तो होप सो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और अब आप लग गए होंगे थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम के लिए। तो अगर हम बात करें थर्ड सेमेस्टर में तो टोटल आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। उन 5 सब्जेक्ट की अगर बात किया जाए तो उन 5 सब्जेक्ट में आपके पास कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं? तो वो सब्जेक्ट आपके पास है बेसिक सर्वेइंग, उसके बाद अगर बात करें तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, उसके बाद करें बात तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके बाद अगर बात करें तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी और उसके बाद बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं। तो देखिए अल्टीमेटम में आपका अगर मैं एम्बिशन का बात करूँ तो जैसे ही आप एक कोई भी बात करते हैं ना कि कोई भी अगर आप पढ़ाई चुनते हो, तो पढ़ाई नहीं आप एक ऑक्यूपेशन को चुनते हो। ऑक्यूपेशन इन द सेंस कि आपको आगे चल कर के क्या करना है। तो जिस समय आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया उस समय से तो आपका ठीक है सेमेस्टर पास करना नो डाउट वो इम्पोर्टेंट है। बट आपका अल्टीमेटम गोल यही था कि नहीं सर हमको जेई का भी एग्जाम का तैयारी करना है। तो अभी तक आपने जो भी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई किया वो आपका जो बोला जाता है ना कि कोर ब्रांच का पेपर वो कोर ब्रांच का पेपर नहीं था, वो आपका बेसिक पेपर था। तो आप लोग देखते भी होंगे तो उसमें जो सब्जेक्ट आएगा वो फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, ग्राफिक्स आएगा, ये सब बेसिक बेसिक चीजें आ रहा था। यहाँ से आपका जो स्टार्ट होगा वो असली में जो भी आप ब्रांच के होंगे उस ब्रांच का पढ़ाई स्टार्ट होगा। जैसे अगर मेनली अगर हम लोग बात करें सिविल का तो मेनली सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ाई जो है वो यहीं से स्टार्ट होगा। और अगर बात करते हैं किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का तो मेनली जो वो फोकस करते हैं वो फोकस करते हैं कोर ब्रांच के पेपर पे। तो अभी से आपको जेई का भी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि सर ये पांचों पेपर का बात किया जाए तो सर पांचों पेपर में तो आपका जो भी सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव फैकल्टी रहेंगे वो आपको बताएंगे। बट मैं मेनली यहाँ पे बात करने वाला हूँ बेसिक सर्वेइंग का। तो अगर बात करें सर्वेइंग का तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या कि सर हमारे सेमेस्टर में कौन कौन सा टॉपिक इससे आने वाला है। तो सर सर्वेइंग में आपको टोटल पढ़ना है 5 टॉपिक। अगर इस 5 टॉपिक का अगर हम लोग बात करें तो 5 टॉपिक का अगर हम लोग बात करें तो 5 टॉपिक में आपके पास आ जाता है कौन कौन सा। तो सबसे पहला आपके पास आता है वो आता है ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। मीन्स सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ओवरव्यू लेना है सर्वे का और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करना है कि सर आखिर सर्वे क्या है। तो आप जैसे ही सर्वे को समझोगे तो अल्टीमेटली आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो जैसे सर सब्जेक्ट सर्वे का अगर हम लोग सब्जेक्ट का बात करें तो सर्वे होता क्या है। तो सर आपने देखा भी होगा कि आपके घर में आते होंगे लोग और आकर के पूछते हैं कि बताइए आपके घर में कितने मेंबर है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। तो वो भी एक तरह से सर्वे हो गया। वो सर्वे क्या कर रहे हैं कि आपका कितना पॉपुलेशन है आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके एरिया में, आपके स्टेट में, आपके कंट्री में, वो सर्वे कर रहे हैं। उसी तरह से भी आपने देखा कि एक पॉपुलर हो रहा है क्या कि कास्ट वाइज वो सर्वे कर रहे हैं। तो अलग अलग सर्वे होता है बट यहाँ पे जो हम लोग सर्वे करेंगे वो सिविल से रिलेटेड। अब सिविल से रिलेटेड सर्वे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोग स्टेशन पे गए होंगे तो स्टेशन पे लिखा होता है कि ये जो स्टेशन है वो समुद्र तल से इसका जो औसत ऊंचाई है वो इतना है। मतलब उसने क्या किया कि सर एक मेजरमेंट किया होगा कि मीन सी लेवल से इस स्टेशन का जो फाउंडेशन है उसका हाइट ये है। तो ये जो हाइट का मेजरमेंट है वो मेजरमेंट आपका एक सर्वे हुआ। उसी तरह से आप लोग देखते होंगे क्या कि सर जैसे कोई भी जब शिप पे जाते हैं या फिर जब एरोप्लेन पे जाते हैं तो उनके ऊपर एक कंपास दिया जाता है। हवाई जहाज आप जब आप जाते हो फ्लाइट पे तो फ्लाइट में आपके पास थोड़ी ना फ्लाइट वाले कोई डायरेक्शन पता है कि इधर नॉर्थ है इधर ईस्ट है, वो तो हवा में लटक रहा है। बट उनके ऊपर से उनके पास एक कंपास होता है, वो कंपास के बेसिस पे क्या करते हैं सर एंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो उसी तरह से आप एंगल का मेजरमेंट करने के लिए क्या देखोगे, तो सर एंगल का मेजरमेंट भी एक तरह का सर्वे हो गया, वो हम लोग पढ़ेंगे चेन सर्वेइंग में। उसी तरह से जैसे सपोज कीजिए कि मान के चल रहे हैं कि मेरा पॉइंट यहाँ पे है और ये पॉइंट यहाँ पे, हमको ये पता करना है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये डिस्टेंस का भी मेजरमेंट करना है, ये भी तो एक तरह से सर्वे है। तो इन्हीं सारे पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं कि अगर एक डिफिनीशन देने की कोशिश करें तो सर्वे का डिफिनीशन क्या है, टू फाइंड आउट द लोकेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। अब वो जो दो पॉइंट हो सकते हैं वो ऑन द ग्राउंड हो सकते हैं, एबव द ग्राउंड हो सकते हैं, विथ सर्टेन एंगल्स हो सकते हैं। मीन्स क्या करूं कि अगर मैं आपको डिफाइन करवाना चाहूं तो आप ऐसे समझ लीजिएगा इन चीजों को। जैसे सपोज कीजिए कि मैं आपको बताना चाह रहा था, ऐसे समझ लीजिए इस चीज को, ये समझिए। जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट तो मैंने बोल दिया ए और दूसरे पॉइंट को मैंने बोल दिया ए। एक पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, दूसरे पॉइंट को मैंने बोल दिया बी। दोनों पॉइंट ए। अब सपोज कीजिए कि ये दोनों पॉइंट देखना है तो आप ऐसे समझिए कि एक पॉइंट मेरा यहाँ पे और दूसरा पॉइंट भी है बिल्कुल सेम प्लेन में। मेरा हाथ जो जा रहा है इसी प्लेन में एक पॉइंट यहाँ पे है और बी पॉइंट जो है वो यहाँ पे है। तो इसके बीच का हमको डिस्टेंस पता करना है। तो हम क्या करेंगे सर, कोई भी हमारे पास स्केल रहता है, जो भी आप लोग ज्योमेट्री में भी जो स्केल यूज करते थे उस स्केल की हेल्प से आप डिस्टेंस का मेजरमेंट कर लोगे। तो आप क्या कर रहे हो कि सर यहाँ पे जब सेम प्लेन में तो हमने डिस्टेंस का मेजरमेंट कर लिया,
अब ये बी पॉइंट मेरे हाथ पे ना हो करके बी पॉइंट कहीं यहाँ पे भी हो सकता है। तो अब मैं जो बी डैश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अब चूंकि देखिए बोर्ड पे तो मैं ऐसे शो कर नहीं सकता हूँ कि बी डैश जो है वो यहाँ पे है, तो उसके लिए मैंने बी डैश को यहाँ पे शो किया। एक्चुअल में आपको फील करना क्या है कि ये जो बी डैश है वो कहीं यहाँ पे है। तो अब आप जब ऐसे इस लाइन को ज्वाइन करोगे, इस बी डैश वाले स्टेशन को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एक एंगल दिखाई देगा। और ये एंगल कहाँ पे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल में बन रहा है। तो आप इस एंगल का मेजरमेंट करने वाले हो, तो ये एंगल आपका क्या कहला रहा है, हॉरिजॉन्टल एंगल कहला रहा है। तो इसका मेजरमेंट हम लोग सीखेंगे। अब क्या हो सकता है कि ये दो पॉइंट में सर हो सकता है कि ये जो बी पॉइंट रहता वो मेरे हाथ पे ही रहता बट कुछ ऊपर में रहता। मीन सपोज कीजिए कि ये जो मेरा हाथ है, अब ये जो बी पॉइंट है वो कहीं यहाँ पे है। तो अब आपको क्या करना है कि सर ये बी पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, तो अब तो आपको ये डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। मीन्स अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर एक नया पोजीशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और इसको मैं बोल रहा हूँ बी डबल डैश। अब बी डबल डैश के लिए आपको एक नया पोजीशन को इंट्रोड्यूस करना होगा। मीन्स अब आपको ये वाला डिस्टेंस पता करना होगा। उसके साथ साथ अगर आप बी पॉइंट को एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हो तब फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि सर ये जो एंगल है ये वर्टिकल एंगल कितना है। पिछली बार आपने क्या देखा कि जो बी डैश पॉइंट था वो यहाँ पे था, तो आपने ये डिस्टेंस मेजर किया और उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया। बट अगर ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट कहीं यहाँ पे है, तो आप ये वाला डिस्टेंस इंक्लाइन मेजर कर रहे हो और उसके साथ साथ ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है आप ये मेजर कर रहे हो। मतलब आप ये हाइट मेजर कर रहे हो, ये हाइट भी मेजर कर रहे हो और उसके साथ साथ ये वर्टिकल एंगल भी मेजर कर रहे हो। ये आपके पास कैसा था, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एंगल था, ये आपके पास कैसा आया, वर्टिकल एंगल आया। आपने क्या किया सर, आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेजरमेंट किया, आपने यहाँ पे क्या किया सर, वर्टिकल डिस्टेंस का मेजरमेंट किया। तो यही सारा डिफिनीशन जो है वो आपके सिलेबस को बताएगा। सिलेबस मीन्स क्या कि अगर सर अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे होगे, तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग करते हैं चेन सर्विंग। क्या करेंगे हम लोग, चेन सर्विंग। तो आप जब देखिएगा अपने सिलेबस को, तो सिलेबस में आप देखिएगा यहाँ पे कि सर हमको पढ़ना क्या है। तो यूनिट 1 तो सर मेरा इंट्रोडक्शन है, उसमें हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, हम लोग क्यों इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ये सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन हम लोग लेंगे। जैसे ही आप सेकंड यूनिट में आओगे, तो सेकंड यूनिट में आप क्या सीखोगे, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का आप मेजरमेंट सीखोगे। अब थर्ड यूनिट में जब आप आओगे तो आप सीखोगे इस हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट करना। मींस बी पॉइंट जो यहाँ पे था, इसका हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है, इस हॉरिजॉन्टल एंगल का आप मेजरमेंट सीखोगे। तो वो हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं कंपास। तो तीसरा जो आपके पास टॉपिक आएगा उसमें आप पढ़ोगे कंपास सर्वेइंग। क्या पढ़ोगे, कंपास सर्विंग पढ़ोगे। उसी तरह से जब चौथा टॉपिक आपके पास आएगा तो चौथा टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है कि सर इसका जो हाइट है, हाइट कितना है, हाइट को ही सर्वे लोग टर्म में बोल देते हैं। इसको बोल देते हैं कि लेवल, कि सर ये कितने लेवल पे है, इसका हाइट ऊपर है क्या, ये ग्राउंड लेवल से ऊपर है, ग्राउंड लेवल से नीचे है। तो अगला जो चैप्टर आपके पास आएगा उसमें हम लोग पढ़ लेंगे किसके बारे में, तो सर हम लोग पढ़ लेंगे लेवलिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेंगे सर, तो लेवलिंग के बारे में पढ़ लेंगे। अब लेवलिंग से ही मिलता जुलता एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोल देते हैं कंटूरिंग। लेबलिंग से मिलता जुलता वो आपको कंटूर में बताऊंगा कि सर सेम एलिवेशन वाले सारे पॉइंट्स को जो इमेजिनरी लाइन मिलाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कंटूर बोल देते हैं। तो सेम एलिवेशन मतलब क्या, सेम हाइट, सेम हाइट मतलब क्या, सेम लेवल वाला पॉइंट। तो सेम लेवल वाले जितने भी पॉइंट रहेंगे उन सबको जो भी लाइन मिलाएगा, वो लाइन एक्चुअल में तो मिलाएगा नहीं, तो वो एक इमेजिनरी लाइन रहेगा जिसको हम लोग बस एक कल्पना करेंगे और बोलेंगे क्या कि सारा एक सेम एलिवेशन का पॉइंट है, सबको मिलाया जा रहा है। तो उस लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उस लाइन को कंटूर। तो कंटूर भी आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है क्या कि सर ये कुछ तो हाइट से मिलता जुलता चीज है। तो इसीलिए आपका यूनिट 4 में दो टॉपिक पढ़ना है, क्या, एक लेबलिंग और दूसरा क्या पढ़ना है सर, कंटूरिंग। तो आपने यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या होता है सर कि इतना चीज तो आपने कर लिया। अब जैसे सपोज कीजिए कि आपको घर बनाना था, तो घर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है सर, फाउंडेशन डालना पड़ता है। अब फाउंडेशन आप कहाँ पे डालोगे, फाउंडेशन डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गड्ढा करना पड़ेगा। तो ये गड्ढा कितना करना पड़ेगा, इसका एरिया क्या रहने वाला है, इसका वॉल्यूम क्या रहने वाला है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने कोई एक मैप बनाया, मान लेते हैं कि ये कोई एक पर्टिकुलर सिटी का ये मैप है। तो इस मैप के अंदर कितना एरिया कवर किया जा रहा है, आपको इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि ये एरिया मेरे पास क्या है। तो अगला यूनिट जो आपका आता है वो यही आता है, क्या कि आप एरिया का मेजरमेंट कैसे करोगे, ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम का मेजरमेंट कैसे करोगे, यही चीज आपको सिखाएगा क्या, यूनिट नंबर 5। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, यूनिट नंबर 5, जिसमें हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट के बारे में। एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट के बारे में, मेजरमेंट के बारे में।
तो अब आपने देखा क्या कि सर ठीक है सर, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया, लेकिन सर बहुत कुछ ऐसा चीज़ रह गया जो इसमें अभी बाकी रह गया। अब 2 पॉइंट के बीच के रिलेटिव डिस्टेंस में सर आपने ये वर्टिकल एंगल निकालना नहीं सिखाया। हाँ, वर्टिकल एंगल हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमने नहीं उसी तरह से सर आप ये जो इंक्लाइंड डिस्टेंस था, इंक्लाइंड डिस्टेंस निकालना आपने नहीं सिखाया। तो हम बोले कि हाँ, इंक्लाइंड डिस्टेंस भी नहीं निकालना सिखाया। तो इसी के लिए जब आप 4th सेमेस्टर में आते हो, तो वहाँ पे एक और सब्जेक्ट आ जाता है, इसी का एक और ब्रांच आ जाता है जिसको हम लोग बोल देते हैं एडवांस सर्वेइंग। वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्या? थियोडोलाइट के बारे में। तो थियोडोलाइट से आपको पता चलेगा कि वर्टिकल एंगल कितना है। वहाँ पे इंक्लाइंड के लिए इंक्लाइंड डिस्टेंस कितना है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे टेक्योमीटर को। तो जब टेक्योमीटर पढ़ेंगे तो ये डिस्टेंस सीखेंगे। अभी जब अपने सिलेबस का बात करें, जो 3rd सेमेस्टर का सिलेबस है, उसमें आपको ये 5 टॉपिक पढ़ना है। पहला आपके पास है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लेंगे। दूसरा आपके पास है चेन सर्वेइंग, जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेजरमेंट सीखेंगे। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि सर ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, उसमें कितने तरह का एरर आएगा। उसमें हम लोग देखेंगे कि सर एरर आ रहा है तो उसको करेक्शन कैसे करेंगे, सेक करेक्शन क्या होगा, टेम्परेचर करेक्शन क्या होगा, ज़्यादा खींच दिए तो पुल करेक्शन क्या होगा, मीन सी लेवल करेक्शन क्या होगा, अलग-अलग टाइप का हम लोग करेक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि सर जो हम लोग रीडिंग लेते हैं चेन सर्वेइंग में, उसके लिए सर जो हम लोग फील्ड बुक तैयार करते हैं, वो फील्ड बुक में सर कैसे डेटा का हम लोग मेजरमेंट करेंगे। तो फील्ड बुक में सर हम लोग बॉटम से मेजरमेंट करेंगे, टॉप से मेजरमेंट करेंगे, सर कैसा मैप हमारा तैयार होगा, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे किसमें, जब हम लोग यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे तब। उसी तरह से जब हम लोग यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसको मैंने बोल दिया हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करना, तो अब हॉरिजॉन्टल एंगल हम लोग नहीं बोलेंगे। जैसे ही आप सर्वे पढ़ने लग जाओगे, तो उसको एक हम लोग नया टर्म डिफाइन करेंगे, बियरिंग। तो इसमें हम लोग निकालेंगे कि फोर बियरिंग क्या होता है, बैक बियरिंग क्या होता है, ट्रू बियरिंग क्या होता है, मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है, अलग अलग चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे कंपास सर्वे, उसी हम लोग देखेंगे कि सर बियरिंग जब आ रहा है तो बियरिंग में एरर कितने का आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि सर डिक्लिनेशन है कि नहीं है, क्या सर वहाँ पे कुछ करेक्शन का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फोर बियरिंग बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री होना चाहिए। ये सब चीज़ अभी आपको नया है, बट सुन लीजिए, ठीक है। जब आगे जब सब्जेक्ट पढ़िएगा तो वहाँ पे और बहुत ज़्यादा डेप्थ में आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा कंपास सर्वे। जस्ट कंपास सर्वे के बाद मैंने आपको बताया कि सर जहाँ पे हम लोग हाइट के बारे में बात करेंगे, वो आपके पास क्या कहलाएगा, लेबलिंग कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऑटो लेवल क्या होता है सर, डंपी लेवल क्या होता है सर। तो इन लेवल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कैसे हम लोग लेबलिंग करते हैं सर। जो लिखा रहता है हाइट, वो कैसे मेजर किया जाता है, उसके लिए क्या कोई एक बेंच मार्क होता है, टेम्पोररी बेंच मार्क क्या होता है सर, परमानेंट बेंच मार्क क्या होता है। तो अलग अलग मार्क के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, कब? जब लेबलिंग पढ़ रहे होंगे तब। उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ेंगे कंटूरिंग में कि सर कंटूर का क्या फायदा है, कंटूर कैसे हमको हेल्प करता है सर एरिया कैलकुलेशन में, वॉल्यूम कैलकुलेशन में, और कंटूर से हमको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या मैपिंग करने में हमको हेल्प मिलेगा कंटूर से, क्या कंटूर के सारे किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो भी का जिसका मैप हमको दिया हुआ है उसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं क्या। तो ये सब कुछ हम लोग कंटूरिंग जब पढ़ रहे होंगे तब हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि सर की कंटूरिंग कैसे करते हैं, स्क्वायर मेथड क्या होगा, रेक्टेंगुलर मेथड क्या होगा, या अलग अलग मेथड कंटूरिंग का क्या होता है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 4 में। उसके बाद आपके पास आ जाता है यूनिट नंबर 5, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट के बारे में कि सर अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है तो उसका एरिया का मेजरमेंट कैसे करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग मेथड है, सिम्पसन्स मेथड क्या है सर, ट्रेपेजॉइडल रूल क्या है, मिड ऑर्डिनरी मेथड क्या है। तो अलग अलग मेथड जो है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, यूनिट नंबर 5 में। तो यही आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस है। अब देखिए जो चीज़ मैंने बताया, अब उसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपको फील करवा देता हूँ पिक्चर के थ्रू, तब आपको और ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। तो अगर हम बात करें जो भी अभी हमने पढ़ा, तो उसी चीज़ को अगर मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाऊँ आपके सिलेबस को, तो ये रहा अब आपका सिलेबस, समझ में आइएगा। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, ओवरव्यू लेना है और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे आपका अलग-अलग हो जाता है, टोपोग्राफिक सर्वे क्या होगा सर, कैडेस्ट्रियल सर्वे क्या होगा, इंजीनियरिंग सर्वे क्या हो जाएगा, तो अलग-अलग टाइप का सर्वे करते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि एक जैसे आपका गाँव का नक्शा है, तो गाँव के नक्शा में सिर्फ आपको ये दिखाई देगा कि ये फलाने का खेत है, ये फलाने का खेत है, ये फलाने का खेत है। उसमें आपको ये नहीं दिखाया जाएगा कि यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे क्या है। तो एक मैप आप क्या दिखा रहे हो कि देख रहे हो कि सर आपके प्रॉपर्टी की बाउंड्री को शो कर रहा है। उसी तरह से दूसरा, जब आप कोई भी जैसे इंडिया का मैप लेते हो, तो उसमें आप क्या देखते हो कि इस स्टेट का ये लोकेशन है, यहाँ पे ये नदी बह रहा है, यहाँ पे ये पहाड़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे वो चीज़ है। दूसरा वो आपका फिजिकल मैप हो जाता है। तीसरा आप देखते हो कि उसी तरह से कंट्री का मैप हो जाता है। तो अलग अलग तरह का मैप होता है। तो उन सारे मैप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सर अलग अलग सर्वे जब करते हैं तो अलग अलग मैप कैसे आता है, अलग अलग तरह का सर्वे कैसे करते हैं, लैंड सर्वे क्या हो जाएगा, हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या हो जाएगा। तो ये सारे सर्वे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या कि चेन सर्वेइंग। अब चेन सर्वेइंग क्या होगा उसको समझ लीजिए। तो सबसे पहला चैप्टर तो आपको समझ में आ गया कि सर हमारे पास क्या है कि ओवरव्यू लेना है चैप्टर का और अलग अलग सर्वेइंग के बारे में हमको पढ़ना है। तो चेन से करेंगे, चेन सर्वेइंग कहलाएगा। सर हम लोग अगर
यूज करते हैं थेडोलाइट का तो थेडोलाइट सर्वेइंग कहलाएगा। अगर हम कंपास का यूज करते हैं कंपास सर्वेइंग कहलाएगा। प्लेन टेबल का यूज करेंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग कहलाएगा। तो अलग अलग सर्वेइंग के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यूनिट नंबर 1 में। तो यूनिट नंबर 1 का फिगर तो आपको दिखाई दे दिया गया, यही आपका चेन होता है। ये चेन है, इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे कि सर ये हमारे पास रेंजिंग रॉड है, ये हमारे पास सर टेप है, इसको पेग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं सर, तो ये हमारे पास भी पेग है, ये हमारे पास क्या है सर, तो इसको हम लोग स्क्रू भी बोल देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसको हम लोग पेग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा। तो ये आपने क्या देखा कि सर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको वहां पे पढ़ाया जाएगा कि सर चेन सर्विंग में कैसे लेंथ का हम लोग मेजर करते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि गांव में जब खेत वेत का मेजरमेंट होता है तो सर उसके लिए हम लोग यही चेन का यूज करते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, चेन सर्विंग हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं क्या कि सर वही तो समझ लीजिएगा इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि सर एरो क्या है, पेग क्या है, चेन क्या है, आपके पास रेंजिंग रॉड क्या है, टेप क्या है। अगेन यहाँ पे देखिएगा कि सर ब्रास हैंडल क्या लगा हुआ है, इसमें क्या देखिए सर कि ये अलग अलग चीज बना हुआ है, तो इसमें सर ब्रास रिंग क्या होगा, ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा यूनिट नंबर 3 जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कंपास के बारे में कि सर कैसे हम लोग एंगल का मेजरमेंट करेंगे। तो ये आपके पास किससे सीखने को मिलेगा, कंपास सर्वे, क्योंकि आपको पता है कि सर अगर जो मैग्नेट है, मैग्नेट तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है, इसके अंदर मैग्नेट ही लगा हुआ रहता है, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगा। अब जैसे सपोज कीजिए कि आप लोग अभी किसी चीज को देख रहे थे तो नॉर्थ डायरेक्शन तो यही है, मैग्नेट तो इसी डायरेक्शन में रहेगा। अब हमको इसको देखना होता तो हम अपने हाथ को घुमाते बट मैग्नेट अभी भी तो यही रह जाता। तो अब मेरे हाथ और इसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है यही तो एंगल है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। तो वो एंगल मेजरमेंट करना हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, साथ में सीखेंगे फोर बियरिंग बैक बियरिंग क्या होता है, ट्रावर्स क्या होता है, ट्रावर्स का कैसे कंपुटेशन करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग कंपास सर्वेइंग में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अलग अलग कंपास के बारे में कि सर प्रिज्मेटिक कंपास क्या है, सर्वेयर कंपास क्या है। इन सारे कंपास के बारे में भी हम लोग सीखेंगे यूनिट नंबर 3 में कि कौन से कंडीशन में कौन सा कंपास हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है यूज़ करना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 4 का। तो अगर हम लोग बात करें यूनिट नंबर 4 का, तो अभी अब मैंने आपको बताया कि सर कोई पॉइंट जो है वो कितना नीचे पे है, कितना ऊंचा पे है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेबलिंग। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि किसी भी स्टेशन के लिए लिखा रहता है ना कि ये मीन सी लेवल से कितने हाइट पे है, तो ये सब चीज़ आपका जो रहता है वो लेबलिंग कर करके ही लिखा जाता है। तो यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, जब लेबलिंग पढ़ेंगे तब यहाँ पे पढ़ेंगे कि डंपी लेवल क्या होता है, ट्राईपोड क्या होता है, रेंजिंग स्टाफ क्या होता है, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे तब। उसके साथ साथ आपको और दिख रहा होगा क्या, कंटूरिंग। कंटूर में मैंने आपको क्या बताया कि सर कोई भी पॉइंट कितना ऊंचाई पे है उसको मैप के रूप में प्लॉट करना। ये जो इमेजिनरी लाइन आपको दिखाई दे रहा है वो सेम एलिवेशन को शो कर रहा है कि 10 मीटर पे है, 20 मीटर पे है, 30 पे है, 40 पे है। यही चीज आपका क्या कहलाता है, कंटूर कहलाता है। तो जब हम लोग कंटूर पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे कि सर कंटूर कैसे बनाया जाता है, कैसे इसके हेल्प से हम लोग पता लगा लेते हैं कि सर इसके बीच में कितना एरिया होगा, इसके बीच में कितना सॉइल होगा, उसका कितना वॉल्यूम होगा। तो ये सारा कुछ हम लोग सीखेंगे जब कंटूर पढ़ेंगे तब। और कंटूर का एप्लीकेशन देखेंगे कि कंटूर इंटरवल क्या होता है, सर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, क्या कंटूर लाइन हमेशा क्लोज होता है या ओपन भी रहता है, ये सारा कुछ हम लोग सीखेंगे जब कंटूर इंटरवल पढ़ेंगे तब। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सबसे आखिरी टॉपिक में, जिसमें हमको पढ़ना है क्या कि सर मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। जैसे सपोज कीजिए कि आप माइनिंग इंजीनियर बन गए हैं, आपका अगर नौकरी लग गया है किसमें, तो सीआईएल में लग गया, कोल इंडिया लिमिटेड में आपका नौकरी लग गया। तो आप तो माइनिंग का काम करोगे, माइनिंग का काम करोगे तो कितना कोयला निकल रहा है इसका आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। या सपोज कीजिए कि आप कहीं पे साइट इंजीनियर हो, तो कितना बालू लग रहा है, कितना सीमेंट लग रहा है, इसका कैपेसिटी क्या है, इसका वॉल्यूम कैसे आप निकालोगे। जो आप फाउंडेशन बना रहे हो, फाउंडेशन में कितना मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, ये चीज का आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको पढ़ाया जाता है क्या, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम लोग मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम में सीखेंगे कि कैसे मेजरमेंट किया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को या किसी भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को। क्या होता है सिम्पसन मेथड, क्या होता है ट्रेपेजॉइडल मेथड्स, अलग अलग मेथड्स के बारे में सीखेंगे। ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब आपको बोला जाता है क्या कि व्हाट यू हैव टू डू, मींस आपको करना क्या क्या है। तो करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा चीज है। सिंपल सा चीज इन द सेंस क्या कि अब आपको जैसे ही जब अगले क्लास से हम लोग आएंगे तो अगले क्लास से तो हमारा सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा तो उससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक कॉपी होना चाहिए। वो तो मैंडेटरी है कि बिना कॉपी का आप लिखिएगा कैसे। अब कॉपी में भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कौन सा, स्पाइरल कॉपी आप यूज कीजिए, ठीक है। स्पाइरल कॉपी, उससे क्या होता है ना कि जैसे सपोज कीजिए, मान के चलिए कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ऐड करना है तो आप उसमें इंसर्ट भी कर सकते हो, या फिर वो इजी टू फोल्ड होता है, आप फोल्ड कर करके आराम से उसको लिख सकते हो। या फिर प्लेन कॉपी पे लिखने का ना एक अलग मजा होता है, ठीक है। उसका एडवांटेज आपको मिलेगा जब आप बड़े बड़े एग्जाम्स के मेंस में बैठिएगा तब। तो ये आपके पास कॉपी कैसा होना चाहिए, स्पाइरल स्पाइरल कॉपी। और कोशिश कीजिएगा ना कि थोड़ा सा थिक रहे, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप बेसिक सर्वेइंग एज वेल एज एडवांस सर्वेइंग दोनों का सेम कॉपी बनाओ। तो बेसिक में मान करके चलिए कि आपको लग जाएगा कम से भी कम वही 100 से 150 पेजेस, ठीक है।
तो आप कोशिश कीजिए 400 पेज का कॉपी लेने का, ताकि बेसिक और एडवांस दोनों उसमें कवर हो जाए। तो ये कॉपी हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं किसका, बुक का। अब बुक में आपको क्या क्या परचेज करना है, तो पहले अगर सर्वेइंग का बात किया जाए तो सर्वेइंग में आपके पास दो बुक मैं रिकमेंड करूंगा आपको। सबसे पहला जो बुक है वो तो है बीसी पुनमिया, ठीक है। ये ऑलराउंडर है, ठीक है। मीन्स आप कहीं भी पहुंच जाइए, ठीक है। चाहे आप डिप्लोमा का पढ़ाई कीजिए, टेक का पढ़ाई कीजिए, उसके बाद मास्टर्स कीजिए, हर हर चीज में आपको हेल्प करेगा बीसी पुनमिया। लेकिन अगर हम लोग डिप्लोमा लेवल का बात करते हैं तो डिप्लोमा लेवल पे अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस का अगर हम लोग बात करें तो एक बुक आता है जिसका नाम है एन बसक, ठीक है। तो एन बसक का खासियत ये है ना कि ये टू द पॉइंट डिस्कस किया है, ठीक है। जितना आपको पढ़ना है, जितना आपको क्वेश्चंस बनाना है, इसमें क्वेश्चन पे ज्यादा जोर डाला गया है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एन बसक भी ले सकते हो। जैसे अगर आप लोग दो दोस्त हो तो ऐसा करो कि एक बीसी पुनमिया ले लो, एक एन बसक ले लो। मैं क्वेश्चंस के लिए रिकमेंड करता हूँ किसको, एन बसक को। और बाकी जो थियरी है, थियरी के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ किसको, बीसी पुनमिया को। बट ऐसा नहीं करना है कि दोनों बुक ले लेना, दोनों में से कोई भी एक बुक जो आपको सही लगे वहां पे जाइए, देखिएगा। तो बीसी पुनमिया में तो आपको दो वॉल्यूम आता है, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका बेसिक सर्विंग रहेगा, बेसिक सर्विंग का भी कुछ कुछ पोर्शन रहेगा। और उसके बाद भी इसमें पार्ट 1 में भी कुछ एडवांस सर्विंग का भी पोर्शन है। और पार्ट 2 तो कंप्लीटली आपका एडवांस सर्विंग का पार्ट रहेगा, ठीक है। तो बट अभी आपको सिर्फ पार्ट 1 लेना है। और अगर आप एन बसक लेना चाहें तो एन बसक ले सकते हैं। एन बसक में तो आपका सिंगल पार्टी है, उसी से आपका काम चल जाएगा। तो ये आपके पास हो गया बुक। इसके अलावा आप क्या काम करना है वो समझ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अब आप सेपरेटली जेई का तैयारी नहीं करोगे, यही से ही आपका जेई का तैयारी हो गया, ठीक है। बिल्कुल जेई का तैयारी शुरू हो गया आपका। तो आपको क्या करना है कि एक एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ठीक है। एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, और कोशिश कीजिएगा कि जो आईएएस मास्टर पब्लिकेशन का बुक आता है ना वो ले लीजिए आप, ठीक है। आईएएस मास्टर पब्लिकेशन का, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, और उसके साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव बुक। क्योंकि आप जो भी एग्जाम देने वाले हो, जो भी वनडे एग्जाम आप दोगे, उसमें मोस्टली जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू नेचर के रहेंगे। इनफैक्ट अब एसएससी भी जो अपना मेंस कर दिया है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का कर दिया है। तो अभी से ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो उसके लिए अभी से ही आप तैयारी करो। तो उसके लिए आप चाहो तो दो में से कोई भी एक बुक ले सकते हो। या तो आप इसमें ले लीजिए गुप्ता एंड गुप्ता, पूरा ही लिख देता हूं मैं, गुप्ता एंड गुप्ता, या आर एस खुरमी, दोनों का ऑब्जेक्टिव का बुक, ठीक है। इतना लेकर करके बिल्कुल एकदम अच्छे ढंग से तैयारी में लग जाइए। और ऐसा टारगेट लेकर के चलिए कि आपको सर आज से 2 सेमेस्टर के बाद, मीन्स 2 साल के बाद तीसरा साल पढ़ना ना पड़े। मतलब 2 साल में जैसे ही आपके पास डिग्री कंप्लीट हो, उस समय आपके हाथ में जॉब भी हो। ऐसा नहीं कि पता चला सर 2 साल में मैंने अभी क्या किया, 2 साल बाद, मतलब 2 साल में मेरा जैसे ही डिप्लोमा कंप्लीट हुआ सर, उसके बाद मैं अब 1 साल तैयारी करूंगा जेई का, फिर 1 साल और तैयारी करूंगा जेई का। उसका कोई बेनिफिट नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो अभी से ही आपको इस माइंडसेट से पढ़ाई करना है कि सर आने वाले 2 साल में मैं अपने आप को इस लेवल का प्रिपरेशन कर लूंगा कि सर अगला जो भी एग्जाम होगा, जैसे मेरे पास डिग्री होगा, डिग्री लेने के बाद जिस भी एग्जाम में मैं बैठूंगा मैं बहुत अच्छा कर लूंगा। और उसी एग्जाम में मेरा एक सीट तो कंफर्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। तो उसी के साथ अब आप अपना मेहनत स्टार्ट कीजिए। और कोशिश कीजिए कि ये तीनों बुक और उसके साथ साथ मे भी इस सब्जेक्ट के लिए आप बीसी में रेफर कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। थोड़ा कॉस्टली आपको पड़ेगा क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आपको परचेज करना पड़ेगा, बट कंटेंट बढ़िया है। और अगर कोई फ्रेंड आपका इंडियन बस खरीदता है तो उससे आप उसका बस जो भी क्वेश्चंस का पोर्शन है, क्वेश्चंस का पोर्शन को आप जेरॉक्स करवा करके रख लीजिए, या फिर इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल है, पीडीएफ आप वहाँ से प्रिंट करवा सकते हो। तो ये ऑल अबाउट क्या था कि आपको क्या क्या परचेज करना है रिगार्डिंग सर्वेइंग, याद रखिएगा। और सर्वेइंग में भी अगर बात करें तो किसका, तो बेसिक सर्वेइंग का, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और मेरे से मिस हो गया। अब मिस क्या हो गया वो मेरे को ऐसा लगा कि आप लोग जानते ही हैं, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम पास कर करके आए हो, तो ये मार्किंग पैटर्न बताना उतना जरूरी मेरे को लगा नहीं, इसलिए मैंने इसको स्किप किया। बट आपको पता होगा कि सर 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल का एग्जाम होगा, और 30 मार्क्स का आपका जो रहता है वो क्या रहता है, जो भी आप क्लास में परफॉर्म करते हो, इंटरनल्स वगैरह देते हो, जो भी आपका जो टेस्ट वगैरह होता है उसके अकॉर्डिंग पे वो जज करते हैं। तो टोटल आपके पास 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो ये तो हो गया आपके पास सेमेस्टर का। अगेन अगर बात करते हैं कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम का, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे वो बार्क हो, चाहे वो इसरो हो, या जो भी आप एग्जाम में बैठ जाइए, चाहे वो गेल इंडिया हो, या फिर चाहे आपके पास जो आप सीआईएल हो, किसी भी आप बैठ जाते हो, ठीक है। तो आपको सर्वे से मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही। इनफैक्ट अगर एसएससी का बात करें तो एसएससी तो इसने अपना तो 10 से 12 तक का ट्रेंड रख रखा है।
इसे 10 से 12 क्वेश्चन आपको आ जाता है सर्वेइंग से। तो ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है? तो उसी लिहाज से आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। और बाकी आप लोग जो ये नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सब्जेक्ट से रिगार्डिंग। या फिर अगर आपको सच में ये लेक्चर पसंद आया और आप चाहते हो कि नहीं सर के साथ आगे कंटिन्यू करना है, तो अगर क्लास परचेज करना चाहते हो तो उसका भी इन्फॉर्मेशन आप दिए गए नंबर पे कॉल कर करके ले सकते हो। तो बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।